उसकी जो बोलने चालने की जो तरीके थे माँ के साथ में, मेरे साथ में बिल्कुल एकदम हाइपर होके बोलना, बदतमीजी करना। जो मास्टरमाइंड है, मुख्य अभियुक्त है बलराम, वो अभी तक फरार है। हम जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं तो उनसे पूर्व ही उन्होंने लाश को जला दिया। पिता की संपत्ति पर अपना अधिकार जमाने के लिए केस कर रखे हैं। यहाँ तक कि आईसी को मैंने कम से कम 70-80 हज़ार रुपये का भुगतान डायरेक्टली से खाते में किया है। यहाँ तक कि अपनी मम्मी से भी कभी वो 70,000, 80,000, लाख रुपए इस तरीके से ला करके। सिस्टर ने कई बार कहा कि इस बच्चे का जो व्यवहार है बहुत ही एबनॉर्मल लग रहा है। नानी से भी उन्होंने अपना व्यवहार अपना शुरू कर दिया। एलडीसी की जो जॉब मिली थी वो जॉब माँ को ना मिलके आयुषी खुद प्राप्त करना चाहती थी। सोचिए, सबसे अच्छा रिश्ता माना जाता है माँ और बेटी का, पर वही बेटी अपनी माँ की हत्या कर दे तो क्या होगा। हम उसी नीरजा हत्याकांड की बात कर रहे हैं जिसमें आयुषी ने अपनी माँ की हत्या कर दी। उसी के मामले पर हमारे साथ उनके मामा मौजूद हैं और बातचीत करते हैं कि क्या कुछ आयुषी के अंदर चल रहा था, बहन के किस तरीके से राकेश जी के साथ संबंध थे और साथ में क्या कुछ अंदर षड्यंत्र रचा जा रहा था आयुषी के द्वारा और उसके परिवार के द्वारा। वो तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले तो इसी से शुरुआत करते हैं कि आपको कभी शक हुआ था आयुषी के ऊपर कि वो बहन को मार देगी, अपनी माँ को मार देगी? मैं आपके चैनल के माध्यम से ये निवेदन करना चाहूँगा कि दिसंबर 24 के समय उसकी जो बोलने चालने की जो तरीके थे माँ के साथ में, मेरे साथ में बिल्कुल एकदम हाइपर होके बोलना, बदतमीजी करना। तो डाउट तो शुरू हो गया था क्योंकि दिसंबर 24 से पूर्व में अपने जेब से दवाई का अन्य जो भी सुविधाएं, चिकित्सा सुविधाएं, उपकरण है, उन सब पे मैं पूर्ण खर्चा कर रहा था। यहाँ तक कि आईसीयू को मैंने कम से कम 70-80 हज़ार रुपये का भुगतान डायरेक्टली से खाते में किया है। इसके अलावा अनऑफिशियली भी इसको मैंने भुगतान किया है। लेकिन जिसका व्यवहार मेरे को जो है अजीब और एबनॉर्मल लगने लगा, तो मैं और मेरी सिस्टर कई चीज़ें समझने लगी थी। हालम ये हो गया था कि उसने जो उसके पिताजी की सैलरी को भी गोपनीय तरीके से, सैलरी भी लगातार आ रही थी, वो पैसा कहाँ जा रहा था उसके बारे में उसने स्पष्ट रूप से नहीं बताया। मैंने पूछा तो भी वो बदतमीजी करने पे उतर गई थी। यहाँ तक कि अपनी मम्मी से भी कभी वो 70,000, 80,000, लाख रुपए इस तरीके से ला करके उसका भी भुगतान कहाँ जा रहा था वो हमारे संदेह के घेरे में था। मैंने जो भुगतान किया, मैंने पूछा ये भुगतान जब मैं जाँचें मैं करा रहा हूँ, सारा काम मैं करा रहा हूँ, तो पेमेंट मैं जो आपको देता हूँ वो पेमेंट कहाँ है? तो उसने जो है हाइपरनेस होकर के बदतमीजी करना और एबनॉर्मल व्यवहार करना शुरू कर दिया। फिर वो दिसंबर 24 में निविक हॉस्पिटल से अपने पिता को ज़बरदस्ती करके और वो एक ऐसी प्राइवेट जगह ले गए जिसका आज तक राज नहीं खुल पाया कि वो लेके कहाँ गए। और जैसे ही वो अंतिम अवस्था पे आए तो 9 अप्रैल को उन्होंने बदनीयती से भर्ती करा करके 9 तारीख की रिपोर्ट डॉक्टरों की ये है कि उसका 90% जो पार्ट लीवर डैमेज है, 90% हार्ट ब्लॉक है और दोनों फेफड़ों में पानी भरा हुआ है। डॉक्टरों ने साफ मना कर दिया कि हम आपको कोई उम्मीद दे नहीं सकते, पूर्ण रूप से मतलब ठाकुर जी के भरोसे, लेकिन बिल्कुल मतलब आप हमसे उम्मीद करो तो हम कोई भी उम्मीद आपको इस समय नहीं दे सकते। कि जिस तरीके से जीजाजी की मृत्यु हुई, मृत्यु के समय में पिताजी ने फ़ोन किया था कि भाई हम पीयर पक्ष से हैं, तो आप ये बताओ कि इस जो अंत्येष्टि क्रिया करोगे वो कब करोगे? तो बलराम का जवाब होता है कि हम 12 बजे के करीब करेंगे, नाना जी आप आ जाना। हम जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं तो उनसे पूर्व ही उन्होंने लाश को जला दिया। तो इस बारे में मेरे पिताजी ने बात की, भाई हम आ रहे थे, हमारा जो पगड़ी सोल की जो रस्म होती है उस रस्म अदा करना बाकी था। ऐसी क्या जल्दी थी जब हमने आपसे कह दिया कि हम आ रहे हैं, तो ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी कि आपको हमसे पूर्व ही लाश को अंत्येष्टि करना पड़ा? तो इतने में वो हाइपर हो गए। फिर पिताजी ने शमशान में लाश जल रही थी, उस समय कहा कि मेरा नमाशा है, आर्यन जो विबंधित है, वो जिन्नात है, कम से कम उसकी हाथ लगवा देते या उसके बाल कटवाते, जो सामाजिक रीति रिवाज अनुसार जो रस्म होती है। इतने पे उन लोगों ने जलती चिता से लकड़ियाँ खींची और मेरे पिताजी को, मेरे भाई को जो है बुरी तरह से मारा, जिसके फोटो आज भी मेरे पास में उपलब्ध हैं। पर जब आपके साथ ये पूरा घटनाक्रम हुआ था, जब आपकी जीजाजी की मृत्यु हुई थी, तो उस दौरान आप लोगों ने कभी एफआईआर दर्ज करने की कोशिश नहीं करी? आप लोगों ने उस समय नहीं जानने की कोशिश करी कि हो सकता है ये एक सोची समझी साजिश हो, मर्डर हो? हमने 9 अप्रैल से लेकर 21 अप्रैल तक की सारी समरी हमने जो है निविक अस्पताल से प्राप्त कर ली। लेकिन जैसे ही मृत्यु का समाचार प्राप्त हुआ तो एक पूर्ण कन्फर्मेशन वाली जो बात होती है, वो संदेह के दृष्टिकोण से ही हम पूर्ण रूप से संदेह था, लेकिन ये कन्फर्मेशन जो वाली बात होती है वो हम कन्फर्म नहीं कर पाए थे। आपकी बहन जो है नीरजा, उन्होंने कभी आपको ऐसा बताया था कि मुझे आयुषी पे शक होता है, कहीं आयुषी मेरे साथ कुछ गलत ना कर दे? जीजाजी की मृत्यु होने से पूर्व ही दिसंबर 24 के बाद से और इसे 21 अप्रैल 4-25 के बीच में ही सिस्टर ने कई बार कहा कि इस बच्चे का जो व्यवहार है बहुत ही एबनॉर्मल लग रहा है, मुझे बड़ा अजीब सा डर लगता है इसकी बातचीतों से, इसकी हाइपरनेस होने से।
तो आपने एक और भी बयान दिया और आप भी एक चीज़ कहते नजर आए थे, जो आयुषी है उसका अपने चचेरे भाई के साथ भी कुछ संबंध थे, वो क्या बात है? विभिन्न तरह की शंकाएं जन्म लेती हैं, जिनके बारे में अभी इस बारे में कंफर्मेशन कहना उचित नहीं है, लेकिन शंकाएं जरूर विभिन्न तरह के दिमाग में जन्म लेती हैं। पर महज एक सरकारी नौकरी के लिए आयुषी ने अपनी माता को मार दिया, और भी उसके पीछे क्या कुछ कारण थे? क्योंकि ये बातें भी कहीं ना कहीं सामने आ रही है कि जो उसकी माता थी उसके अच्छे संबंध ही नहीं थे अपनी बेटी के साथ, वो उसको मारती थी, डांटती थी, इस तरीके की कुछ बातें थी। ये सारी बातें मनगढ़ंत हैं। जब उन्होंने अपनी मम्मी को ही दुर्घटना से मार दिया तो आप समझ सकते हो वो कितनी शातिर अपराधी है। तो ये बोलना सहज भाव से उसके लिए डिफेंस के रूप में पर्याप्त है। आपके कैसे बातचीत थी आयुषी के साथ? दिसंबर 24 तक मेरे उससे जो मामा भांजी का जो आदर्श मानक संबंध होता है वो था। दिसंबर 24 के बाद में जो उसकी जो बदतमीजियाँ हैं, जो हाइपरनेस होकर बातचीत करना है, हिसाब किताब के बारे में इस पर जवाब नहीं देना है, मुझसे पैसे मांगते रहना है, मम्मी से पैसे मांगते रहना है, पिता की सैलरी लगातार बनती रहना है, वो पैसा कहाँ जा रहा है, आउटिंग कहाँ से हो रही है, इसके बारे में कोई इस पर जवाब नहीं देना, इन सारी चीज़ों से बचने के लिए उसने मेरे से संबंध बिगाड़ना शुरू कर दिया, मेरे से भी और मेरी सिस्टर से भी। और जो आपके माता पिता हैं उनसे भी, क्योंकि जो उसके नाना नानी लगते होंगे? नाना नानी से भी उन्होंने अपना व्यवहार अपना शुरू कर दिया। पापा जी फ़ोन करते थे तो बात कर लेती थी और झूठ बोलती थी कि तबीयत पापा की बहुत अच्छी है। पापा, मेरी नाना जी, उस लड़की की नाना जी और मेरे पापा हमेशा उससे 15 दिन में, 10 दिन में, 6 दिन में जब भी मौका मिलता है उससे पूछते रहते थे क्या अपडेट है। तो वो हमेशा कहती थी कि बिल्कुल फिट फॉर है और बहुत जल्दी नौकरी करने जाएंगे। पर एक और चीज़ सामने आ रही थी, जो आयुषी है उसका कहना था, उसने अब बयान भी दिया है और कहीं ना कहीं ये बात भी सुर्खियों में सामने आ रही है कि जो आयुषी की मम्मी थी नीरजा, और उनके पति के संबंध सही नहीं थे। नीरजा जो थी अपने पति को मारती थी, उनके साथ अभद्र व्यवहार करती थी, कुछ ऐसी भी बातें। अगर ऐसी कोई बात होती तो मैं मेरे जीजा की सेवा क्यों करता, क्यों पैसे खर्च करता, क्यों शरीर से मैं सेवा करता, क्यों मैं ब्लड देता और क्यों मैं अपने साथियों से ब्लड दिलाता, अगर बॉन्डिंग अच्छी नहीं होती तो ये वर्तमान में उनके डिफेंस का आधार है। इनके अलावा कोई बचा नहीं है उनके पास में कुछ कहने के लिए। अभी जो आप कह रहे हैं मास्टरमाइंड था बलराम, वो अभी पकड़ा नहीं गया है, वो फरार चल रहा है। आखिर पुलिस उस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? क्या पुलिस अभी नहीं सही तरीके से काम कर रही है अपना? शुरू में पुलिस ने जो सक्रियता दिखाई थी 3 तारीख से लेकर के 6 तारीख तक, वो काफ़ी बहुत ही अच्छी सक्रियता दिखाई थी, लेकिन 6 तारीख के बाद में बलराम का नहीं पकड़ पाना निस्संदेह ही पुलिस की कार्यप्रणाली पर संदेह करना जायज़ है। हमारे साथ सर, आप क्या लगते हैं आयुषी के? देखिए, मैं इनका पारिवारिक एडवोकेट हूँ, वकील हूँ। जी। तो अभी क्या लग रहा है, पूरे मामले को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, किस तरीके से मोल्ड किया जा रहा है मामला? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि घटना को हुए इतना लंबा समय हो चुका है और अभी तक जो मास्टरमाइंड है, मुख्य अभियुक्त है बलराम, वो अभी तक फरार है और पुलिस अभी तक उसको गिरफ्तार नहीं कर पाई है। देखिए, सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि आयुषी वशिष्ठ जो है, उसने कोर्ट में विभिन्न तरीके से हिंदू सक्सेशन एक्ट में सेक्शन 373 के तहत पिता की संपत्ति पर अपना अधिकार जमाने के लिए केस कर रखे हैं। उसके अलावा घर की सारी संपत्ति, पिता की मृत्यु के बाद मिलने वाली पीएफ, ग्रेजुएटी, पेंशन आदि को अपने नाम कराने के लिए उसने न्यूज़पेपर में भी विज्ञप्ति निकलवाई है। उसके अलावा उसने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर, राजस्थान हाई कोर्ट के अंदर विभिन्न याचिकाएं दायर कर रखी हैं और सभी याचिकाओं की हमें कॉपी मिल चुकी है। तो यहाँ पर उसने जो है शुरू से ही उसको ये था कि अनुकंपा पर जो उसकी मदर को एलडीसी की जो जॉब मिली थी, वो जॉब माँ को ना मिलके आयुषी खुद प्राप्त करना चाहती थी। उसके अलावा पिता के ही जो LIC का जो पैसा था वो भी उसको चाहिए था। पिता की ग्रेजुएटी, पीएफ, पिता को मिलने वाली सारी फैसिलिटीज़ वो खुद चाहती थी। उसके अलावा उसके पिता की जो बलेनो कार थी उस पर भी उसने कब्जा कर लिया। यहाँ तक कि बलराम जो है, जो उसका भाई लगता है, कज़न ब्रदर है, उसने उसके खिलाफ जो है नीरज शर्मा जी ने सांगनेर कोर्ट के अंदर जो है एक परिवाद दायर किया हुआ है और उसमें उसने बताया है कि किस प्रकार से बलराम जो है उसने नीरज शर्मा के घर पे हमला किया और वहाँ से काफ़ी सारे पैसे, जेवरात, ये सब चीज़ें अपने अंडर में ले ली। उसके अलावा वो लगातार उन्हें परेशान करता है और उनके जेठ और उनके देवर की बदनीयती भी जो है नीरज शर्मा के ऊपर है। इस प्रकार का परिवाद जो है उन्होंने सांगनेर कोर्ट में दायर किया है।
बलराम वशिष्ठ जो है वो आयुषी के माध्यम से उनको प्रताड़ित करता था, तो उन्होंने एक केस जो है वो आयुषी की जो मदर है नीरज शर्मा, उन्होंने बलराम वशिष्ठ के ऊपर केस कर रखा था। आयुषी का एक भाई भी है जो कि स्पेशल चाइल्ड है, तो वो अब किसके साथ रहेगा और कुछ ऐसी कस्टडी की भी बातचीत चल रही है अभी? देखिए वर्तमान समय के में वो सामाजिक परंपराओं की वजह से हमें जो है उसको उनके परिवार के साथ भेजना पड़ा, क्योंकि माँ की जो अंतिम क्रिया होती है पुत्र के माध्यम से ही होती है। लेकिन अभी वर्तमान में हम प्रयास करते हैं कि किसी भी तरीके से न्यायिक रूप से जो है बच्चा जो एक सुरक्षित जगह जो पहुँचे, और बच्चे की कस्टडी जो है वो प्रॉपर तरीके से होनी बहुत आवश्यक है। उसके लिए हम लोगों ने अपनी कार्यवाही जो है वो कर दी है। निश्चित रूप से बहुत जल्दी बच्चा सुरक्षित हाथों में पहुँच जाएगा। आयुषी के भी बार बार बयान बदल रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है कि वो क्या पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रही है? देखिए मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आयुषी के पास ना तो कोई प्रमाण है और ना ही उसके पास में वीडियो फुटेज है, और संभवतः हमें ऐसा लगता है कि जो एआई के माध्यम से इस प्रकार के नकली जो है वो फेक तरीके से वीडियो मतलब इस प्रकार के जो क्लिपिंग जो आ रही है, क्योंकि वीडियो तो कोई है नहीं, केवल और केवल क्लिपिंग है, तो उन क्लिपिंग पर विश्वास नहीं किया जाए। और अगर कोई भी टीवी चैनल या कोई भी इस प्रकार का फेक जो व्यक्ति कर रहा है, तो मैं उनको निवेदन करना चाहूँगा कि कृपया इस प्रकार के फेक या भ्रामक तरीके से एआई के द्वारा नए नए टूल्स का प्रयोग करते हुए गलत तथ्यों का पेश ना करें। अब ये पूरा नेशनल मुद्दा बन चुका है, कलयुगी बेटी के नाम से अब आयुषी को हर कोई जान रहा है, क्योंकि अपनी माँ का कत्ल कर दिया उसने और इतनी बड़ी साजिश रची। अब क्या पुलिस किस तरीके से कार्रवाई कर रही है? अब आप लोग क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं और क्या कुछ कहना चाहेंगे कि किस तरीके से और कार्रवाई की जाए? देखिए कल प्रतापनगर थाने में जन सुनवाई हुई थी। उस जन सुनवाई में हमने कमिश्नर साहब के सामने अपनी बात रखी है, और हमें एक विश्वास तो है कि भाई पुलिस जल्द ही पकड़ लेगी, लेकिन चूंकि लंबा समय हो चुका है और अभी तक पुलिस जो है वो नाकामयाब रही है, और बलराम वशिष्ठ जो है वो अभी तक फरार है। और मुझे इन लोगों ने बताया है कि बलराम वशिष्ठ के बड़े भाई कृष्णा जो है उसने भी इनको जो है फ़ोन पर कुछ धमकी वगैरह दी है इनको मारने के लिए इस तरीके से, तो इनके ऊपर भी जान का खतरा है। तो अगर पुलिस जल्दी पकड़ती है अपराधियों को तभी जो है न्याय मिल पाएगा। देखिए, जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम हुआ है, नीरजा हत्याकांड काफ़ी सुर्खियों में बन चुका है। आयुषी नाम की जो लड़की है, उनकी बेटी, उसने ही अपनी माँ की हत्या कर दी। अब खैर इस पूरे मामले पर किस तरीके से पुलिस आगे कार्रवाई करेगी वो देखने वाली बात होगी। मैं आपको मामले पर अपडेट देती रहूँगी। मैं आपके साथ प्रिया बंसल, अपडेट इंडिया, जयपुर।